साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इसको 2 वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट यानी कि कंप्लीट चैप्टर, और पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या एक्स्ट्रा थिंग्स हैं इस चैप्टर के वो। तो ये पार्ट 1 है, शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा जाता है, और मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। मैटर हमारा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई करे यानी कि जगह को घेरे, उसे कहा जाएगा मैटर। यहां पर मैं मास को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मास का मतलब होगा कि जो भी हमारा सब्सटेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, और जो भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे यानी कि जो मास है इसको मेजर किया जाता है किलोग्राम। ठीक है, बेसिक यूनिट इसकी किलोग्राम में इसे मेजर किया जाता है, और जो मास है वो कांस्टेंट होता है सभी जगह पर। अगर हमें चांद यानी कि मून पर किसी चीज का हम मास करेंगे तो वो सेम रहेगा जितना अर्थ पर होगा। ठीक है, या फिर स्पेस में भी करेंगे तो सेम रहेगा हर जगह पर। ठीक है, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और जो मैटर है वो टाइनी यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, और पार्टिकल्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले सेक्शंस में आगे। तो मैटर के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर। इन सभी चीजों में ये सभी चीजें जगह भी घेरती हैं, स्पेस ऑक्युपाई भी करती हैं, और इनका मास भी होता है। तो ये सभी चीजें क्या होंगी, मैटर। ये एग्जांपल हो गए मैटर के। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स, जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना है, तो इन पार्टिकल्स के कुछ विशेषताएं, इनके कुछ विशेष गुण क्या होते हैं। तो फर्स्ट है, इसमें सबसे पहला है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो लगातार मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। ठीक है, चलते रहते हैं या फिर गति में रहते हैं कह सकते हैं हम। सेकंड है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में खाली स्थान, खाली जगह, ब्लैंक स्पेस होता है। ठीक है। थर्ड, दे अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, जैसे मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करती है, इसी तरह से पार्टिकल्स जो है मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इसकी फोर्स जो है मैग्नेट जितनी तो नहीं होगी, लेकिन उससे कम होती है। तो उसी तरह की फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के, गुण हैं जो पार्टिकल्स के, इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स का पहला कैरेक्टर क्या था, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार मूव होते रहते हैं, गति में रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल एक्टिविटी से समझ लेते हैं किस तरह से ये मूवमेंट में रहते हैं। तो आपको करना क्या है, एक ग्लास वाटर लेना है। ठीक है, और इस वाटर को बिल्कुल टेबल पर रख दीजिए, इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जब ये बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाए, जब ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आ जाए, वाटर पानी नहीं हिल रहा हो, तब उसमें 2 से 3 ड्रॉप इंक डाल देनी है। कोई भी कलर की इंक को आपको उसमें डाल देनी है। आप जब इसमें इंक डालेंगे, ठीक है, आपको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है पानी को, तो ये इंक जो है वो धीरे धीरे इसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगी। अपने आप ही ऐसे धीरे धीरे इसमें अपने आप ही मिक्स हो जाएगी। 2 से 3 मिनट में आप देखेंगे कि पूरे पानी में पूरी तरह से इंक जो है वो मिक्स हो गई है। तो हमने तो पानी को बिल्कुल भी हिलाया नहीं है, फिर भी इंक इसमें कैसे मिक्स हो गई, क्योंकि जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, वो लगातार मूवमेंट में रहते हैं। तो जो भी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी तरह की मूवमेंट की। तो जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मूव करने के कारण ही जो इंक है वो इसमें यूनिफॉर्मली बराबर हर जगह पर पहुंच जाएगी। उसके बाद एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। और जैसे जैसे हम किसी भी मैटर का जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो उसके पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल्स की स्पीड भी डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगी। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं, ठीक है, वाटर में हम शुगर को मिक्स कर रहे हैं, अगर हम हॉट वाटर गर्म पानी में शुगर को मिक्स करते हैं तो वो बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। अगर हम ठंडे पानी में मिक्स करते हैं तो वो थोड़ा ज्यादा समय लेती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उसके पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा तेज मूव कर रहे होते हैं, इसलिए उसमें जल्दी मिक्स हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मूवमेंट। जो भी पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में बिल्कुल कम होती है, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होती है, और मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस में ये बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो मैटर के पार्टिकल्स की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, उनकी सेकंड विशेषता क्या थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस यानी कि खाली जगह होती है। इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। आपको फिर से एक ग्लास पानी लेना है। एक ग्लास पानी लेने के बाद आपको स्केच पेन से मार्क कर देना है, जितना भी आपने पानी लिया है, जितना भी उसमें पानी है उस लेवल को मार्क कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको 2 से 3 चम्मच या तो शुगर या फिर सोल्ट इसमें ऐड करना है। सोल्ट और शुगर इसमें ऐड करने के बाद वाटर में इसे पूरी तरह से मिक्स करना है। आप चम्मच की सहायता से इसे मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जब शुगर या सोल्ट पूरी तरह से इसमें मिक्स हो जाए तो आपको फिर से वाटर लेवल चेक करना है। तो आप देखेंगे कि वाटर लेवल जितना पहले था, शुगर ऐड करने से पहले था, और शुगर पूरी तरह से मिक्स होने के बाद वाटर लेवल उतना ही रहा, वाटर लेवल नहीं बढ़ा। तो हमने तो इसमें शुगर भी ऐड की थी, वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहिए था। तो वाटर लेवल इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो भी वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस, खाली जगह है, और जो ये शुगर थी, शुगर ने उसी खाली जगह को भर दिया, इसीलिए वाटर के लेवल में कोई भी इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ोतरी नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जो भी स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम इन सॉलिड्स, सॉलिड्स में वो बहुत कम होता है, मोर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में थोड़ा सा ज्यादा होता है, एंड मैक्सिमम इन गैसेस, और गैसेस में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैटर के पार्टिकल्स का थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, थर्ड गुण क्या था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी कि एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, या फिर कह सकते हैं आकर्षित करते हैं। इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। तो एक्टिविटी के लिए आपको जाना पड़ेगा वाटर टैप यानी कि नल के पास। नल जो होगा आपको इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद जैसे ही इसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा तो आपको पानी के बीच में आपको अपनी उंगली यानी कि फिंगर रखनी है, पानी के बहाव के बीच में। ये आपकी हो गई फिंगर। तो पानी आपकी फिंगर से टकराएगा और दो अलग अलग, इस तरह से पानी आपकी फिंगर से टकराएगा और दो अलग अलग स्ट्रीम्स में बट जाएगा। ये फिंगर जो होगी आपको थोड़ी सी दूर रखनी है, ठीक है, वाटर टैप से थोड़ा सा दूरी पर। तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी फिंगर उंगली को ये क्रॉस करेगा तो ये वापस एक ही स्ट्रीम में इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है, एक ही इसका बहाव एक ही हो जाएगा। तो हमने यहां पर ब्रेक किया, ब्रेक करने से पानी का बहाव अलग अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो भी इस वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसी अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये स्ट्रीम यानी कि इसका बहाव वापस एक ही हो गया, ठीक है। और सिर्फ वाटर में ही नहीं, जो अट्रैक्शन फोर्स होती है ये सभी मैटर्स में होती है। आपको इस एक और एग्जांपल दे देता हूं। तो आपको क्या करना है, आयरन नेल लेनी है, ठीक है। आपको एक आयरन नेल लेनी है, उसको स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक यानी कि हैमर से उसे तोड़ने की कोशिश करनी है। आप इस पर हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो ये नहीं टूटेगी, ठीक है। क्यों? एक बार में नहीं टूटेगी, हो सकता है दूसरी बार में भी ना टूटे, ब्रेक ना हो, ठीक है। तो ब्रेक ना होने का कारण क्या होगा कि जो भी आयरन नेल में पार्टिकल्स हैं आयरन के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी ये अट्रैक्शन फोर्स होती है ये मैक्सिमम इन सॉलिड्स, सॉलिड में
सॉलिड्स जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस मैटर होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा होती है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में ये मध्यम यानी कि ना तो कम ना ज्यादा, इंटरमीडिएट मतलब बीच में आता है लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड में ना ही ज्यादा होती है ना ही कम होती है। और नेग्लिजिबल इन गैसेस, और गैसेस में हम कह सकते हैं कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ना के बराबर होती है, ठीक है। गैसेस में ना के बराबर होती है, इसलिए गैस जो है इजीली उड़ जाती है, फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की अवस्थाएं। तो मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉलिड। तो सॉलिड का मतलब होता है हिंदी में ठोस, ठीक है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे यार एक ब्लू डॉट है, उसको एक पार्टिकल समझे, तो ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना के बराबर है, या फिर कह सकते हैं बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है, इसका पहला गुण डेफिनेट शेप, यानी कि इसकी जो आकृति होती है, शेप जो होती है वो निश्चित होती है। एग्जाम्पल के लिए आप टेबल देख सकते हैं, आपके घर में होगा टेबल, जो कि अपने आप कभी भी अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसकी शेप जो है वो निश्चित होती है। इसी तरह से डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज भी निश्चित होती हैं, वो कभी भी अपनी बाउंड्रीज को आगे क्रॉस नहीं करता है। जैसे टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप कभी भी नहीं जाता है, ठीक है। थर्ड है रिजिड, रिजिड यानी कि कठोर, जो भी सॉलिड होते हैं वो कठोर होते हैं, ठीक है। थर्ड है इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, अगर स्पेस कम है तो उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इन्हें कंप्रेस दबाया नहीं जा सकता है। लास्ट है डेफिनेट वॉल्यूम, इसका आयतन, सॉलिड का जो आयतन होता है वो डेफिनेट यानी कि निश्चित होता है। निश्चित कैपेसिटी, कैपेसिटी इसकी कभी भी चेंज नहीं होगी सॉलिड की, ठीक है। अब देखते हैं लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं, इनमें थोड़ा सा ज्यादा गैप होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। स्पेस सॉलिड से ज्यादा होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नो डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई भी डेफिनेट निश्चित शेप नहीं होती है। अगर आपके पास कोई भी लिक्विड लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका एक, जैसे वाटर एक लिक्विड होता है, अगर आप उसे कप में डालोगे तो वो कप की शेप ले लेगा, जग में डालोगे तो जग की शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा। तो इसकी कोई भी शेप नहीं होती है, जिस भी कंटेनर में इसे डाला जाएगा ये लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, नो डेफिनेट बाउंड्रीज यानी कि इसकी कोई भी निश्चित बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जैसे आप कोई भी लिक्विड है, लाइक वाटर ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप उसको ओपन फ्लोर पर रखोगे लिक्विड को, तो वो क्या करेगा, उसकी कोई भी बाउंड्रीज हम क्लियरली यही नहीं बता सकते हैं कि इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी, क्योंकि उसे जहां पर भी जगह मिलेगी वो उसी तरफ फ्लोट हो जाएगा, बहकर निकल जाएगा। थर्ड है फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहाव। तो लिक्विड जो होता है वो इजीली बहता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं बहना, तो फ्लूइडिटी उसी को कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ है लो कंप्रेसिबिलिटी, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है सॉलिड से, ठीक है। तो थोड़े से स्पेस को कम किया जा सकता है उसे कंप्रेस करके, तो थोड़ा सा इसे कंप्रेस भी किया जा सकता है लिक्विड को। उसके बाद है डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड का भी जो आयतन है वो निश्चित होता है, यानी कि कैपेसिटी उसकी डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। इसी तरह जो लिक्विड है उसकी भी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम या फिर आयतन इसका भी निश्चित होता है, ठीक है। अब देखते हैं गैस। गैस के पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा गैप है एज कंपेयर टू सॉलिड, और लिक्विड से अगर हम इसकी कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा गैप किसके पार्टिकल्स में है, गैस के पार्टिकल्स में। इस ज्यादा स्पेस की वजह से ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। अगर किसी भी कंटेनर में हम गैस को डालेंगे, बलून में हम एयर भरते हैं, एयर डालते हैं तो वो बलून की शेप ले लेता है, अगर किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी की शेप ले लेता है, तो इसकी कोई भी निश्चित शेप नहीं होती है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, और इसकी कोई भी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जैसे कि हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम कोई एयर गैस डालते हैं तो वो गैस क्या होगी, इस बीकर को भी फुल कर देगी और इसके बाहर भी
निकल जाएगी और दूर दूर तक फैल जाएगी। तो इसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई भी निश्चित इसकी सीमाएं नहीं होती हैं, कहीं पर भी ये जा सकती हैं। थर्ड है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जैसे कि लिक्विड में भी फ्लूइडिटी यानी कि बहाव होता है, इसी तरह से गैस भी बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। ठीक है। फोर्थ है हाई कंप्रेसिबल। हाई कंप्रेसिबल यानी कि इसे कंप्रेस यानी कि दबाया जा सकता है, इसके पार्टिकल्स को पास पास में लाया जा सकता है प्रेशर अप्लाई करके। क्यों हाईली कंप्रेसिबल क्यों है ये? क्योंकि इसके पार्टिकल्स में ज्यादा स्पेस है, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी ही हाई कंप्रेसिबल होगी। ठीक है। लास्ट है नो डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम जो है निश्चित होता है, लिक्विड का भी, लेकिन गैस का जो वॉल्यूम है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अगर हम मतलब एक हमारे पास छोटा कंटेनर है, इसमें जितनी गैस है उसे हम बड़े कंटेनर में डाल देंगे तो वो गैस क्या करेगी, बड़े कंटेनर को भी पूरी तरह से फिल कर देगी। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम यहां पर, तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कम था, यहां पर आने के बाद ज्यादा हो गया। तो गैस का जो है वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है। पीछे वाले पेज पर पढ़ा हमने मैटर के 3 स्टेट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के साथ, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। अब हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि जो भी हमारा मैटर है उसकी स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें किस तरह से चेंजेस किए जा सकते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हम किस तरह से बना सकते हैं किसी मैटर को, या लिक्विड से गैस, या फिर इसे रिवर्स किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके 2 तरीके होते हैं मैटर की स्टेट चेंज करने का। फर्स्ट है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर हम मैटर का टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसे उसकी स्टेट चेंज की जा सकती है। और सेकंड है बाय चेंजिंग प्रेशर। अगर हम प्रेशर अप्लाई कर दें या प्रेशर कम कर दें तो भी मैटर की स्टेट चेंज की जा सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज की जा सकती है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, कोई सॉलिड मैटर है। अगर हम उस सॉलिड मैटर को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो कुछ समय बाद लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए हमारे पास लिक्विड मिल गया हमें वो, अगर हमने उसको फिर भी लगातार उसे हम हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, सॉलिड आइस है। आइस यानी कि बर्फ है हमारे पास, जो कि सॉलिड होता है। ठीक है। जब हम आइस को गर्म करते हैं यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी वाटर में, पानी में वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद वाटर क्या है, एक लिक्विड, और लिक्विड वाटर को हम और हीट करते हैं, लगातार हम हीट करते जा रहे हैं उसे, तो उसमें से क्या होने लग जाएगा, उसमें से वेपर्स निकलने लग जाएंगे, भाप निकलने लग जाएगी। ठीक है। तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर यानी कि भाप में। ठीक है। इस तरह से भाप बनने लग जाएगी पानी की। और जो ये वेपर हैं ये गैस की फॉर्म होते हैं। ठीक है। तो ये हो गई यहां पर लिक्विड से गैस में चेंज हो गया। और इसी प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है। रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास कोई गैस है उसका हम टेम्परेचर कम करेंगे यानी कि उसे ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अगर हम लिक्विड को ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। जिस तरह से स्टीम यानी कि भाप जो होता है उसे ठंडा करने पर वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, वाटर में। ठीक है। और वाटर को आप रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में रखेंगे आप अपने, तो वो क्या हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा वापस, यानी कि सॉलिड में। तो टेम्परेचर चेंज करने से हमने देखा कि मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज होती है। अब देखते हैं हम बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर के चेंज होने से मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज होगी। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई गैस है। ठीक है। अगर हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे, और जब इतने पास में आ जाएंगे जितना कि लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, तो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है। और लिक्विड पे भी अगर हम प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपने इस तरह का जो लाइटर जो होता है वो देखा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है जो कि एक गैस ही होती है, अगर लिक्विड में होता है वो। ठीक है। अगर हम इस बटन को प्रेस करते हैं, इस बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहां से
कोई गैस से निकलती हुई हमें दिखाई देती है, तो ये लिक्विड जो है वो गैस बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंदर जो है वो लिक्विड गैस ही है। इस गैस को पहले प्रेशर अप्लाई किया गया है, किसी कंटेनर में डाल के इस गैस पर प्रेशर अप्लाई किया गया है, ठीक है, और ये हो गई है लिक्विफाई, यानी कि गैस को प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड में चेंज किया गया है और ये लिक्विड इस लाइटर के अंदर डाल दिया गया है। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसमें से एक गैस निकलेगी, वो वापस लिक्विड जो है वो वापस गैस में चेंज हो जाता है, बिकॉज प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक जो हमारे बाहर का, लाइटर के बाहर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नहीं, प्रेशर जो है वो कम है। तो जैसे ही लिक्विड को कम प्रेशर होगा, इसका प्रेशर कम करेंगे तो वापस गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोई सॉलिड हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास गैस होती है CO2। अगर हम, ठीक है, ये सॉलिड होती है, सॉलिड गैस होती है, अगर इसका प्रेशर कम कर दिया जाए, CO2 का प्रेशर कम कर दिया जाए, ये होती है सॉलिड, अगर इसका प्रेशर कम कर दिया जाए तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं जाती है, ठीक है। तो मैटर की स्टेट्स हम टेम्परेचर से और प्रेशर चेंज करने से मैटर की स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में और पढ़ लेते हैं, टेम्परेचर को भी और प्रेशर को भी। मैटर की स्टेट का टेम्परेचर चेंज करके किस तरह से उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है, ये हम डीपली पढ़ते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर चेंज करके हम मैटर की स्टेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा तापमान जिस पर कोई सॉलिड मेल्ट यानी कि पिघलना शुरू कर देता है और वो लिक्विड बनने लग जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हमारा जो वातावरण है, जहां पर आप बैठे होंगे, आपके चारों तरफ जो वातावरण है, जितना प्रेशर वहां पर है, उसी प्रेशर पर, तो उसे कहा जाएगा उस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिस पर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लगता है, ठीक है। तो इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, एक बीकर में आइस लेनी है, आइस यानी कि बर्फ, ठीक है, उसे बर्नर के ऊपर रखना है और उसमें एक थर्मोमीटर भी रखना है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, थर्मोमीटर रखने के बाद उसका टेम्परेचर, तो आप टेम्परेचर देखेंगे कि आइस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमें बर्नर को ऑन करना है, बर्नर जलाना है, बर्नर जलेगा तो इसमें हीट जाएगी। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद जो है वो आइस धीरे धीरे करके पिघलना शुरू कर देगी, ठीक है। जब आइस आधी पिघल चुकी हो, फिर से हमें टेम्परेचर नोट करना है, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर जो है वो अभी भी 0 डिग्री ही है, आधी बर्फ पिघल चुकी है, आधी आइस मेल्ट होने के बाद भी टेम्परेचर 0 डिग्री, लेकिन हम तो इसे हीट दे रहे हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए था। हीट देने का मतलब क्या होता है, जिस भी चीज को हम हीट देते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो हीट के कारण टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। इतनी हीट जो कि 1 kg सॉलिड को उसकी लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जरूरत होती है, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर जो हमने हीट दी है आइस को, आइस ने उस हीट का क्या किया, उससे अपनी स्टेट चेंज कर ली, वो लिक्विड से, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लग गया। और उसका टेम्परेचर जब तक 0 डिग्री रहेगा, जब तक कि लास्ट पीस ऑफ आइस, आखिरी आइस का पीस जब तक लिक्विड में नहीं चेंज हो जाता, जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। ठीक है। मैटर की स्टेट टेम्परेचर को चेंज करके किस तरह से चेंज की जा सकती है, उसमें सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड, हमारा मैटर जो लिक्विड फॉर्म में है वो बॉइल यानी कि उबल कर वेपर में चेंज होने लगे, वेपर्स यानी कि गैस की फॉर्म में चेंज होने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हमारे नॉर्मल जो वातावरण होता है आपके चारों तरफ, उस प्रेशर पर, तो उसे कहा जाता है उस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उस टेम्परेचर को उस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है।
इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको एक बीकर में पानी लेना है, वाटर लेना है, उसे बर्नर पर सेट करना है इस तरह से, और एक थर्मोमीटर भी उसमें रखना है। तो बर्नर शुरू कर देना है, ठीक है, धीरे धीरे उसे हीट देनी है हमें, और तब तक हीट देनी है जब तक कि वो बॉईल होना शुरू नहीं हो जाता। तो इसमें है वाटर, जब हम इसे हीट करें, जब ये बॉईल होना शुरू होगा तो हमें इसका टेम्परेचर नोट करना है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और इसमें से वेपर भी निकलने लग जाएंगे, भाप भी इसमें से निकलने लग जाएगी, और हमें फिर भी इसमें लगातार हीट देते रहना है, ठीक है। तो कुछ देर बाद जब इसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉईल होना शुरू हो चुका होगा, उसके कुछ देर बाद हम देखेंगे कि हम इसे लगातार हीट दे रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। इतनी हीट का अमाउंट जो कि 1 kg लिक्विड को उसकी गैस की स्टेट में चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो 100 डिग्री जब ये बॉईल शुरू हो जाएगा होना, उसके बाद इसका टेम्परेचर, मतलब बॉईल टेम्परेचर इसका 100 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद भी जब हम इसे हीट देते रहेंगे तो वो वाटर हीट का यूज क्या करेगा? वो अपनी स्टेट चेंज करने में यूज करेगा, यानी कि वेपर बनाने में उस चीज का यूज करेगा। तो उसी को कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। मैटर की स्टेट टेम्परेचर चेंज करके किस तरह से चेंज की जा सकती है, उसमें थर्ड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर यानी कि गैस में चेंज हो जाए हीट करने पर। यानी कि हम सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो वो किस में? वेपर यानी कि गैस में चेंज हो जाए, बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो उसे कहा जाएगा सब्लिमेशन। और सिर्फ इसे ही नहीं, अगर कोई वेपर यानी कि कोई गैस वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाती है, जब हम वेपर को ठंडा करते हैं वो सॉलिड में चेंज हो जाए, तो उसे भी सब्लिमेशन ही कहा जाएगा। बिना लिक्विड में चेंज हुए ये प्रोसेस होता है। यानी कि कोई सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, चेंज हो जाए डायरेक्ट गैस में, तो उसे कहा जाएगा सब्लिमेशन। और कोई गैस यानी कि गैस, कोई भी गैस अगर सॉलिड में चेंज हो जाए, एस फॉर सॉलिड में चेंज हो जाए, तो इन दोनों प्रोसेस को कहा जाएगा सब्लिमेशन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल के लिए आपको क्या करना है? चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश में हमें अमोनियम क्लोराइड, ये वाला सब्सटेंस इसमें रखना है जो कि सॉलिड होता है, ठीक है। सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इसमें हमें रखना है और इसे हीट करना है बर्नर की सहायता से। हीट करने से पहले इस पर एक फनल यानी कि कीप जो होती है उसको उल्टा करके रख देना है, और इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें कॉटन प्लग, रुई डाल देनी है, ताकि इसमें से कुछ भी वेपर्स जो हैं वो बाहर ना निकल पाए। इसको हीट करना शुरू करना है। फिर जब हम अमोनियम क्लोराइड को हीट करेंगे जो कि एक सॉलिड होता है, तो आप देखेंगे कि यहां पर बिना कोई लिक्विड बने ही ये वेपर में इसमें से भाप निकलने लग जाएगी। ये भाप यानी कि गैस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। उसके बाद जब ये वेपर में कुछ चेंज हो जाए, उसके बाद हमें बर्नर को कर देना है बंद। बर्नर जैसे ही हम बंद करेंगे, उसके कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो वेपर्स हैं वो इसके साइड में, जो भी फनल है इसके साइड वाले हिस्सों से टकराएंगे, ये ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने के बाद जब वेपर इनसे टकराएंगे, ठंडी सतह, ठंडे सरफेस से टकराएंगे, तो वो वापस सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो यहां पर आपको एक सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि अमोनियम क्लोराइड जो कि एक सॉलिड होता है डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है, यानी कि गैसियस फॉर्म में, और जो गैस यानी कि वेपर्स होते हैं जब वो ठंडे सरफेस से टकराते हैं तो वो वापस सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह के प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। और कई ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कई ऐसे मैटर होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में या फिर गैस से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, कैम्फर यानी कि कपूर,
कपूर जो होता है, जो मतलब मंदिर वगैरह पूजा वगैरह में यूज किया जाता है, वो डायरेक्ट जो है सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है। अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल आप यहाँ पर देख ही चुके हैं। इसी तरह से नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, जो कपड़े वगैरह हम रखते हैं अलमारियों में, उसके बीच में नेफ्थलीन बॉल्स रखी जाती है, व्हाइट कलर की ऐसी बॉल्स होती हैं। जब उन बॉल्स को रखा जाता है लंबे समय तक तो वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती हैं, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस बिना छोड़े वो गायब हो जाती हैं, यानी कि गैस में वो चेंज हो जाती हैं वेपर में। तो ये सभी जो है सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, पीछे वाले पेजेस पर देखा हमने टेम्परेचर से मैटर की स्टेट किस तरह से चेंज की जा सकती है। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मैटर का प्रेशर चेंज करेंगे तो उस पर क्या क्या इफेक्ट्स यानी कि प्रभाव होंगे। तो if we compress a gas in a cylinder, the distance between the particles of gas is reduced and finally gas is liquefied। अगर हम किसी गैस को सिलेंडर में रख के कुछ इस तरह से, ये हमारे पास यहाँ पर ये सिलेंडर है, ठीक है, एक मिनट में पेन का चेंज कर लेता हूँ इसे। ठीक है, हमारे पास ये है सिलेंडर, इसमें हमने गैस ली और इस पर ये प्रेशर, ये पिस्टन है, इस पर हमें प्रेशर अप्लाई किया, इसे कंप्रेस किया। तो कंप्रेस करने से क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड। जो भी गैस के पार्टिकल्स थे इनके बीच की दूरी जो है वो कम होगी, और बीच की दूरी कम होने से गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ये गैस के पार्टिकल्स हैं, जब ये पास पास में आ जाएंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और जब ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी तब भी हम इस पर और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो लिक्विड गैस है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। तो एग्जाम्पल के लिए जो हॉस्पिटल्स में गैस यूज की जाती है जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस जो होती है उसे उस पर प्रेशर अप्लाई करके उसे लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है। लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के बाद उसे सिलेंडर्स में पैक किया जाता है और हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जाता है। और एक ऐसी सॉलिड फॉर्म होती है CO2, सॉलिड फॉर्म होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म से जब प्रेशर कम किया जाता है, प्रेशर इस पे से कम कर दिया, जब इसका प्रेशर कम होता है तो ये जो है ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, ये कभी भी लिक्विड में नहीं आती है CO2। तो इसलिए CO2 को ड्राई आइस भी कहा जाता है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में जब होती है तो ये आइस के रूप में होती है, जब इसका प्रेशर कम कर दिया जाता है तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है, यानी कि ये कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आती है, इसलिए इसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। तो और भी उदाहरण ले लेते हैं प्रेशर के। तो LPG आपने सुना होगा, जो हम घर में गैस यूज करते हैं सिलेंडर्स में, कुकिंग गैस जिसे कहा जाता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये भी एक ऐसी गैस होती है जिसे लिक्विफाई किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके, इसी प्रोसेस से उसे लिक्विफाई किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी एक ऐसी गैस है जिसे कंप्रेस किया जाता है प्रेशर अप्लाई करके, और इसे सिलेंडर्स यानी कि इसे एज अ फ्यूल, CNG को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है व्हीकल्स में। पेट्रोल की जगह पर आजकल CNG का बहुत बड़े स्तर पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये गैस ऐसी है, नेचुरल गैस है ये, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में हमारा वेपरेशन। वेपरेशन क्या होता है? It is a surface phenomena in which liquid changes into vapors at any temperature below its boiling point is called vaporation. Vaporation एक surface phenomena है, यानी कि सतह पर होने वाला प्रोसेस है लिक्विड की सतह पर, और इसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स में यानी कि भाप में बदल जाता है ऐसे तापमान पर जो कि उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी कि उसके उबलने वाले तापमान से कम किसी भी तापमान पर वो लिक्विड से वेपर में यानी कि भाप में बदल जाता है, तो उसे कहा जाएगा वेपरेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप क्या कीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास में आपने पानी लेना है, उसका वाटर लेवल चेक करना है, निशान लगा दीजिए। जैसे इसमें इतना पानी है तो इस पे मैंने निशान लगा दिया। उसे 2 से 3 दिन ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर उसे कोई छेड़े ना, ठीक है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद 2-3 दिन बाद उसे आप चेक कीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारा पानी जो है वो गायब हो चुका है। उसका वाटर लेवल चेक करेंगे तो वो कम हो चुका है। तो जो वाटर इसमें से गायब हुआ वो कहाँ गया? वो वेपरेट हो गया, यानी कि वो लिक्विड से वेपर्स में यानी कि गैस में चेंज होके वो
एटमॉस्फेयर में चला गया, हमारे वातावरण में चला गया एयर के साथ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा वेपरेशन। और इसका टेम्परेचर क्या होगा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से तो कम ही होगा। ठीक है, और इस टेम्परेचर पर ही ये लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में चेंज हो गया, सो वेपरेशन कहा जाएगा इसे। ठीक है, लिक्विड का वेपरेशन। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है फैक्टर अफेक्टिंग वेपरेशन। जो ये वेपरेशन है इसको प्रभावित करने वाली चीजें क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है इसमें एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज सरफेस एरिया यानी कि सरफेस एरिया, यानी कि हम एग्जांपल से समझते हैं इसे। हमारे पास एक कप है, इसमें हमने वाटर लिया है, और हमारे पास एक बड़ी सी प्लेट है, इसमें पानी लिया, हमने 100 ml वाटर लिया है। ठीक है, 100 ml वाटर इसमें और 100 ml वाटर ही इसमें। दोनों को आप रूम में रख दीजिए। अपने रूम में रखने के बाद आप देखेंगे 1 से 1.5 दिन बाद कि जो प्लेट है इसमें से बहुत ज्यादा पानी वेपरेट हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन कप जो है इसमें बहुत ज्यादा समय लगाएगा वही पानी वेपरेट होने में, वही वाटर वेपरेट होने में। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया, यहां पर आप देख सकते हैं प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा है, कप का कम है। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही वेपरेशन तेजी के साथ होगी, और जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही वेपरेशन धीमी होगी। ठीक है, तो एक्सपोज सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है वेपोरेशन की स्पीड। इसी तरह सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है वेपोरेशन कितनी तेजी के साथ होगा और कितना धीमा होगा। इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। आप 2 ग्लास ले लीजिए, एक ग्लास में सेम वाटर लेवल, मतलब दोनों में बराबर पानी लीजिए। ठीक है, वाटर लीजिए, और एक को आप फ्रिज में रख दीजिए। ये जो बॉक्स बनाया है ये हो गया फ्रिज। ठीक है, इसको रख दिया हमने फ्रिज में, और जो दूसरा ग्लास है इसको रख दीजिए सनलाइट में। ठीक है, जो सनलाइट वाला ग्लास है इसमें से पानी बहुत जल्दी वेपरेट हो जाएगा एज कंपेयर टू जिसको हमने फ्रिज में रखा है। तो ऐसा क्यों है? फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, और इस सनलाइट में रखा है इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ही वेपरेशन तेजी के साथ होगी। ठीक है, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ही वेपरेशन धीमी होगी। ठीक है, थर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, नमी। वायु में वाटर पार्टिकल्स यानी कि भाप, वेपर्स की पहले से मौजूदगी कितनी है उसे कहा जाता है ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में अगर पहले से ही वाटर पार्टिकल्स मौजूद हैं तो वेपरेशन धीमा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वो वेपरेशन तेजी के साथ होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया में समर जो होता है उसमें मई जून, समर जो मौसम होता है उसमें मई और जून में बहुत तेज धूप होती है, और हवा जो होती है वो बहुत जल्दी हमारे पसीने को सुखा देती है। हमें जो स्वेटिंग होती है उसे बहुत जल्दी सुखा देती है। लेकिन जब रेनी सीजन आता है इसमें भी टेम्परेचर इतना ही होता है जितना समर में होता है लगभग। ठीक है, अप्रोक्स लगभग इतना ही सेम टेम्परेचर होता है। लेकिन रेनी सीजन में आप देखेंगे कि जो हमारा स्वेटिंग हो रही है यानी कि जो हमें पसीना आ रहा है वो सूखने में ज्यादा समय लेता है, क्योंकि हवा में पहले से ही क्या है, वेपर पार्टिकल्स पहले से ही ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। इसलिए स्वेटिंग जो है हमें ज्यादा महसूस होती है, हमें स्टिकी महसूस होता है, यानी कि चिपचिपापन महसूस होता है। ठीक है, फोर्थ है इसमें विंड। विंड यानी कि बहती हुई हवा, ऐसी हवा जो चल रही है। तो इस पर भी वेपरेशन तेज या धीमा इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से भी होता है। तो हम अगर कपड़े धोते हैं जब हवा तेज चल रही होती है तो बहुत जल्दी से कपड़े हमारे सूख जाते हैं, और जब हवा धीमे चल रही होती है तो कपड़े सूखने में ज्यादा समय लगता है। यानी कि विंड अगर तेज चल रही है तो वेपरेशन भी तेज हो रहा है, कपड़े में से जो पानी है वो वेपर में चेंज होना। ठीक है, उसी के कारण हमारे कपड़े सूखते हैं। तो हवा चल रही है तेज तो वेपरेशन तेजी के साथ होगा, अगर हवा धीमी चल रही है तो वेपरेशन भी धीमी गति से होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हैं चारों फैक्टर्स जो कि वेपरेशन को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पीछे वाले पेज पर पढ़ा हमने वेपरेशन के बारे में। अब देखते हैं वेपरेशन का एक गुण जो कि है वेपरेशन ऑलवेज कोज कूलिंग। वेपरेशन के कारण हमेशा क्या होती है, कूलिंग यानी कि ठंडक होती है। तो ये किस तरह से होती है? The cooling caused by evaporation is based on the fact that when a liquid evaporates, takes latent heat of vaporization from surroundings, which on losing heat gets cool.
तो जो वेपरेशन के कारण कूलिंग या ठंडक होती है वो किस आधार पर होती है कि जब कोई लिक्विड वेपरेट होता है, यानी कि लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होता है, वो क्या करता है अपने चारों तरफ से, सराउंडिंग्स मतलब अपने चारों तरफ से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ले लेता है, और जो सराउंडिंग्स है उसने हीट जो है वो लिक्विड को दे दी, तो सराउंडिंग्स जो है हीट देने के कारण ठंडी हो जाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आप अपनी हथेली, अपनी पाम पर एसीटोन अगर आप अपनी पाम पर डालेंगे, ठीक है, ये एसीटोन है, एसीटोन को अगर आप अपनी पाम यानी कि अपनी हथेली पर डालेंगे, तो एसीटोन डालने से एसीटोन जो है आपकी पाम, आपकी हथेली से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यानी कि आपकी हथेली की हीट को वो ले लेगा और बहुत जल्दी वेपरेट हो जाएगा। और अगर आपकी हथेली से हीट आपने एसीटोन को दे दी, तो हीट जो हमारी हथेली है वो बिल्कुल ठंडा, कूल महसूस करेगी। ठीक है, आप एसीटोन की जगह पेट्रोल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है एसीटोन या पेट्रोल, एसीटोन अवेलेबल होता नहीं है आमतौर पर घरों में, और पेट्रोल से खेलना अच्छा नहीं होता है, तो इस एक्टिविटी को ना करें। इसकी जगह पर आप ये वाली एक्टिविटी ट्राई कर सकते हैं, जो कि है एक पैन लेना है आपको, पैन या फिर आप तवा भी ले सकते हैं जिस पर रोटी सेकी जाती है। ठीक है, फ्राई पैन ले सकते हैं या फिर पैन को ही हिंदी में तवा कहा जाता है। तो पैन लेना है आपको, इसे गैस पे रख के थोड़ा सा गर्म कर लेना है, वार्म कर लेना है। ठीक है, आप जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो गैस को ऑफ कर दीजिए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी जो भी है उसमें डालिए, लिक्विड डालेंगे। तो जैसे ही आप इसमें लिक्विड वाटर डालेंगे, वो क्या होगा, वो वेपर में चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, लिक्विड डाला तो इसमें ये बहुत जल्दी वेपर में चेंज हो जाएगा। और इसने ये वेपर में चेंज होने का कारण क्या है, क्योंकि जो भी पैन गर्म था, वार्म था जो पैन, वाटर ने उसकी हीट को सोख लिया, पैन की हीट को वाटर ने सोख लिया और अपनी स्टेट चेंज करने में यूज कर लिया। यानी कि जो हीट थी उसका क्या कहेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि लिक्विड ने अपनी स्टेट चेंज की उससे, और पाम जो पैन है वो ठंडा हो जाएगा, आप महसूस करेंगे इसे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको प्रेफर करता हूं, ये आप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो उम्मीद करूंगा चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ आए हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट रह गया, समझ नहीं आया है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी पार्ट सेकंड की वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए उसका।